नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि पंजाब सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर देंगे। पंजाब पुलिस ने तर्क दिया है कि मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे यूपी नहीं भेजा जा सकता। बीमारी की वजह से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी का लंबी यात्रा करना संभव नहीं है। गाजीपुर पुलिस की टीम कल सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर पंजाब के रोपड़ जेल पहुंची थी। आपको याद होगा, अक्टूबर में भी पुलिस जो है गई थी पंजाब, लेकिन खाली हाथ लौटाया गया था। सरकार कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट कहता है पंजाब पुलिस सहयोग करे, लेकिन क्या सहयोग हो रहा है वो आप देख पा रहे हैं। यूपी पुलिस ने रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस रिसीव करवाया। रोपड़ जेल के अधीक्षक ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए कहा है। मुख्तार अंसारी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। पंजाब में दर्ज रंगदारी के एक मामले में रोपड़ जेल लाया गया था। तो मुख्तार अंसारी का हम जिक्र कर रहे हैं। आपको याद होगा, लगातार देखिए सरकार जो है माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है, लेकिन यहां पर परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार जो है वो बार बार ये बात कहता है कि हमें एनकाउंटर का डर है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की जिस तरह से जेल के अंदर हत्या होती है, उसके बाद जो है ये कहा गया कि उसके बाद से ही अलग अलग जेलों में जो तमाम कैदी थे वो शिफ्ट करने की मांग करने लगे और यहां पर मुख्तार अंसारी को भी शिफ्ट किया गया। तो काफी पुराना सिलसिला शुरू हो गया। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं और उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। कोर्ट ने कहा पंजाब पुलिस को पिछली बार कि आप सहयोग कीजिए, लेकिन सहयोग क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। अब बड़ी बात यह कि क्या दलीलें दी जाएंगी, क्या जवाब दिया जाएगा? जी देखिए जीनत, ये साफ है कि दो राज्यों के ये टसल का पूरा मामला हो गया, लेकिन इस पूरे मामले में तो देखें तो सबसे बड़ी बात जो पंजाब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनको ट्रेवल नहीं करवाया जा सकता है और ये मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वो बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब 18 दिसंबर को नोटिस जारी किया था तो उस नोटिस के तामील करवाने को लेकर गाजीपुर पुलिस पहले भी गई थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अगर पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे देंगे, तो क्या ऐसे बहुत मामले जीनत हैं जिसमें देखा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि किसी भी अपराधी या किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करना है तो उसको बाकायदा भेजा जाता है, बाकायदा व्यवस्था कराई जाती है, डॉक्टर की टीम उसके साथ जाती है। लेकिन यहां पंजाब पुलिस ने साफ तौर से कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे देंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर लेकर नहीं जाएंगे। बड़ा सवाल इस मामले में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आप अभी बता भी रही थी, कि पंजाब को यह आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में वो सहयोग करें उत्तर प्रदेश पुलिस का, लेकिन अभी भी पंजाब पुलिस उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कल अधिकारी गए कि उनको वापस भेजा जाए, लेकिन अधिकारियों से साफ तौर से यह कह दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब दे देंगे, लेकिन वो अभी मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं भेजेंगे। अब बड़ा सवाल इस मामले में है कि क्या मुख्तार अंसारी को लेकर कोई बड़ी राजनीति हो रही है? क्या मुख्तार अंसारी को ऐसा लग रहा है कि अगर वो उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो उनकी जान को खतरा होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे रहा है कि अगर किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी भेजना जरूरी है, तो पंजाब पुलिस आनाकानी कर क्यों रही है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अक्टूबर में आप खाली हाथ भेज देते हैं पुलिस को, कोई सहयोग नहीं होता। सरकार जो है कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट आदेश देता है कि आप सहयोग कीजिए, नहीं किया जाता और फिर से वही सब शुरू हो गया। तो दो राज्यों की, क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, ये सवाल। और हमने देखा कि कार्रवाई हो रही है। अभी होटल गजल था वो भी गिराया गया, तमाम जो अकूत संपत्तियां हैं सरकार उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है लगातार। अब ये कि सरकार की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में अलग अलग राज्य हैं और मुख्तार को लेकर अब सियासत तेज है, आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी तेज है। दूसरी बात कि जिस तरीके से फिर गाजीपुर पुलिस रोपड़ गई और वहां पर स्वास्थ्य के यानी कि उनकी हेल्थ के इशू को तकनीकी पेच बताया गया, तो क्या ये तकनीकी पेच अब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते सुलझ पाएगा और मुख्तार अंसारी की गाजीपुर पुलिस के साथ गाजीपुर आकर जो पूरे मुकदमे की सुनवाई है और दूसरी कार्रवाई है, जांच है, तफ्तीश है, ये तमाम सारी कवायदें आगे बढ़ जाएंगी, या फिर
जो तीसरी तस्वीर है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफियाओं के राज्य का अंत करने की योगी सरकार ने कवायद शुरू की है, खुद पूरे पूर्वांचल में अब ऐसा कोई भी किरदार नहीं बचा जो मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा रहा हो और उस पर अब तक कार्रवाई न की हो। तो ऐसे में एक जो पूर्वांचल में माहौल बना है, क्या ये पूर्वांचल का माहौल अब मुख्तार को डरा रहा है या मुख्तार इससे बचना चाहते हैं? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उपेंद्र, क्योंकि जब हम पिछली बार भी जब खाली हाथ पुलिस लौटती है तो परिवार ये दलील देता है कि भाई मुन्ना बजरंगी का प्रकरण हमें याद है और सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, कहीं एनकाउंटर ना करा दे, तो इस तरह की दलील है। लेकिन कोर्ट, जब हम मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर लगता है कि किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यकीनन सरकार अपने हिसाब से और पहलुओं पर तैयारी के साथ ही अब आगे बढ़ेगी। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए, और तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी जीनत। और जो सहयोग की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, अब इस सहयोग को क्लियर परिभाषित करना होगा कि यानी कि सहयोग का मतलब कि आपको गाजीपुर पुलिस के साथ जाना होगा या नहीं होगा, या जो हेल्थ का जो तकनीकी पेच है वो किस हद तक है, क्या इस हद तक है कि उसको वहां से ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता है, या फिर कोई सुनवाई को जैसे कि अब तक बदस्तूर जारी है वैसी ही सुनवाई होगी। तो अब सहयोग की जो शब्द है इसको और बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार तो कहा गया कि बेड रेस्ट पे हैं 3 महीने के, इसलिए सफर नहीं कर सकते। तो क्या 3 महीनों में कुछ तब्दीलियां नहीं हुई? अपडेट सुशील हम आपसे भी लेंगे कि आज कोर्ट में क्या रहता है, उपेंद्र आपसे भी। तो कुल मिलाकर सरकार भी तैयार है। पंजाब पुलिस ये कहती है कि हम कोर्ट में जवाब दे देंगे लेकिन भेजेंगे नहीं, तो फिर क्यों, क्या बचाया जा रहा है? बहुत सारे सवाल इस पहलू पर भी उठ रहे हैं। और बात अब शराब की करते हैं। नोएडा में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। ग्रेटर नोएडा के कासने में चल रही थी ये फैक्ट्री से 36 पेटी जहरीली शराब जो है बरामद हुई है। मौके से 2 वांटेड के शव भी मिले हैं। इसी शराब से, याद रखिए, इसी शराब से बुलंदशहर में 6 लोगों की मौत हो गई थी। बुलंदशहर नोएडा पुलिस एक्साइज विभाग जो है, इनका ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। जिनके शव मिले उनकी बुलंदशहर पुलिस को पहले से तलाश थी। उधर ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि जो शराब बरामद हुई है, जब उनके बारकोड्स देखे गए तो ये बात साफ हो गई है कि ये शराब तो मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी। यानी बुलंदशहर में तो ये अब बड़े पैमाने पर चल ही रहा था, लेकिन अब मुजफ्फरनगर में भी इसकी डिलीवरी होनी थी। बुलंदशहर पुलिस द्वारा कालू उर्फ सुरेंद्र नामक व्यक्ति को जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो जहरीली शराब का सेवन किया था। और आज होश में आने पे उसने बताया कि कासना क्षेत्र में A3/13 फैक्ट्री है, जिसमें 2 और व्यक्ति प्रदीप और संतोष शर्मा मरे हुए हैं। यह बात जब संज्ञान में आई तो वरिष्ठ अधिकारी गण के निर्देशन पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की पुलिस, एक्साइज की टीम और बुलंदशहर की टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे प्रदीप और संतोष शर्मा दोनों मृत पाए गए। प्रदीप और कालू दोनों FIR में वांटेड नामित अभियुक्त हैं वहाँ बुलंदशहर में। 2 तारीख को एक एग्रीमेंट हुआ था मुख्य अभियुक्त मिंकू चंद्रभान और फैक्ट्री ओनर सुरेंद्र शर्मा में, और कालू के अनुसार 4-5 दिन पहले यहाँ पे लोगों ने अपना सारा सामान शिफ्ट किया था। 35.5 पेटी अवैध शराब, जिस पे बार कोड से ये पता चला कि यह मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी। 8 ड्रम 50 लीटर वाले और 2 ड्रम 200 लीटर वाले खाली मिले हैं। फर्द बनाई जा रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ही एक्साइज विभाग द्वारा फर्द बनाई जा रही है। यहाँ पे यह माल बना है या बाहर बना है, इसकी पुष्टि एक्साइज विभाग द्वारा की जाएगी। तो फैक्ट्री से 2 वांटेड के शव बरामद हुए हैं और इनका बड़ा कारोबार था और ये हाल फिलहाल में ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। बुलंदशहर में भी इनका कारोबार चल रहा था। हालांकि यहाँ पर शराब बनाई जा रही थी नोएडा में, और इसको जो है कहाँ भेजना था, मुजफ्फरनगर। अब पुलिस जो है हर पहलू पर जांच कर रही है। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है?
ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने खास पहल की शुरुआत की, स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशंस और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन है। ये कहानी एक छोटे से गांव की जहां 200 परिवार रहते हैं, यहां 60 से ज्यादा परिवार लखपति हैं। ये खोज है एक व्यक्ति की जिन्होंने सूखाग्रस्त हाईवे बाजार को स्वाभिमान स्वर्ग में बदल दिया। हेवरे बाजार महाराष्ट्र के एक गांव जिसे 1970 और 80 के दशक में सूखे ने तबाह कर दिया था, लेकिन आज 235 परिवारों में से 60 परिवार लखपति हैं। और ये सब एक व्यक्ति के साथ शुरू हुआ जिसे 1990 में गांव से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। पोपट राव ने जल संरक्षण के माध्यम से हेवरे बाजार की कृषि को बदल दिया और इस बदलाव के लिए वहां की मिट्टी के हिसाब से फसल उगाना काफी फायदेमंद साबित हुआ। पहले तो 95% पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, आज दारिद्र्य रेखा खत्म हो गई। हमारा लैंडलेस का प्लानिंग हमने किया, मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान है उनका प्लानिंग किया, जाति पाति के बाहर उठ के हम सब लोगों को एक साथ बिठा के हमने कृषि का प्लानिंग किया। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हेवरे बाजार को भारत का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। ग्राम सभा में लोगों को साथ लेके वनग्राम, मृत संधारण, जल संधारण, पशु संवर्धन सभी को साथ लेके जो गांव बन गया तो जीडीपी बढ़ गया और इसके कारण गरीबी कम हो गई और रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। जो लोग शहर गए थे वो वापस गांव में आ गए। हेवरे बाजार के पोपट राव एक बेहतरीन उदाहरण है धन बनाने के लिए स्वाभिमानी तरीके से।